classes. Today is 6th December 2023 and like every day मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को लेकर। ये टॉपिक्स यूपीएससी सिलेबस एज वेल एज स्टेट पीसीएस सिलेबस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज बी विद मी टिल द लास्ट ऑफ दिस सेशन। Without wasting the time, let's come to the first topic. Double-humped camels. This is a cute picture of double-humped camel which has been deployed by the Indian Army in Ladakh. लद्दाख में इसे डिप्लॉय किया गया है और रीज़न क्या है इसे यहाँ डिप्लॉय करने का। देखो, हम जानते हैं कि जो कैमल होता है शिप ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है, ठीक है, शिप ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान का जहाज होता है वो। लेकिन अगर हम बात करें इसकी डबल हम्प्ड कैमल की तो इसका साइंटिफिक नेम है कैमेलस बैक्ट्रियंस। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि लद्दाख में इंडियन आर्मी ने किस एनिमल को डिप्लॉय किया है, किस एनिमल के ट्रुप को डिप्लॉय किया है। सो दैट इज डबल हम्प्ड कैमल्स, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैमेलस बैक्ट्रियनस, ठीक है। और ये क्यों डिप्लॉय किया गया है, बिकॉज ये जो स्पेसीज है, ठीक है, इसके ऊपर देखो इतना फर है, मोटा मोटा थिक एकदम फर दिख रहा है आपको, जो कि इसे विंटर से बचाएगा। और इसका कलर आप देखिए, जो भी सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगा उसको ये रिपेल करने में, या फिर मतलब कि जितना ये विंटर में कंपेटेबल होगा उतना ही ज़्यादा ये समर में भी कंपेटेबल होगा। नेटिव टू द हार्श एंड एरिड रीजन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान टू चाइना, मंगोलियन स्टेपीज एंड गोबी डिजर्ट, हर जगह ये प्रजाति बहुत ही कंपेटेबल, बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। दैट्स वाई इंडियन आर्मी ने इसे लद्दाख में डिप्लॉय किया है। तो ये सारी खूबियों के कारण इसे इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किया होगा। और भी कुछ स्पेसिफिकेशन है, अगर आप जानना चाहें तो हैव ए पॉज एंड लुक ओवर इट। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, CSOCD। सी कमीशन, SOC से सोशल है, D से डेवलपमेंट है। दिस इज एन एक्रोनिम, दिस इज नॉट एन एब्रीविएशन, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। इंडिया का एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम टू द यूएन रिसेंटली चेयर्ड एन इनसाइटफुल मेंबर स्टेट ब्रीफिंग, ठीक है, मेंबर स्टेट ब्रीफिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर द 62nd यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ये जानना होगा हमें कि यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट है क्या। तो याद रखना कि यूएनओ का अपना जो है 6 मेजर ऑर्गन्स है, 6 मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ है। और जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि इसके इंसेप्शन से है, यानी कि जब से यूएनओ का फाउंडेशन हुआ है, यूएनओ जब से बना है, यूनाइटेड नेशंस जब से बना है, तब से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल काम कर रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ये एक्टिव है फ्रॉम दैट टाइम, फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन। उस ECOSOC का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनल कमीशन है जिसका नाम है कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो इस तरह से आपको ऐसे जोड़कर याद रखना पड़ेगा, जिसमें इस कमीशन में जब ये बना था उस समय से इसमें 18 मेंबरशिप हुआ करता था, यानी कि 18 मेंबर्स इस कमीशन के मेंबर हुआ करते थे। बट फ्रॉम 1996 ऑनवर्ड्स अब इसमें 46 मेंबर्स हुआ करते हैं। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि ये 46 मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, तो ये ज्योग्राफिकल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत चुना जाता है। यानी कि वर्ल्ड के कुछ पार्ट से अगर एक बार कुछ लोगों को चुना जाएगा तो अगले बार कुछ दूसरे पार्ट से फिर उस 46 में से कुछ लोगों को चुना जाएगा। तो इस तरह से चुना जाता है। द CSOCD मीट्स एवरी ईयर और जनरली ये फरवरी में मिलते हैं। ड्यूरिंग इट्स मीटिंग मेंबर स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स कम टुगेदर टू डिस्कस एंड एड्रेस वेरियस सोशल डेवलपमेंट इश्यूज। तो ये है मामला। अब आइए बात करते हैं कि ये जो ESOSCD जो है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो ये बॉडी है ESOSOC, आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECOSOC, ठीक है। इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूएन चार्टर 1945, responsible for the direction and coordination of the economic, social, humanitarian and cultural activities carried out by the UN. Decisions are taken by simple majority vote. The presidency of ECOSOC changes annually. मेंबर्स इसमें 54 मेंबर्स हैं इसमें, यानी कि ECOSOC की बात करते हैं अगर, जिसमें से कि 4 मेंबर्स फिक्स हैं। और वो 4 मेंबर्स कौन है आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं उनमें से 4 इसके फिक्स मेंबर्स हैं। सो दिस वाज द टॉपिक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, NCRB ने एक डाटा रिवील किया है। इस डाटा के अनुसार ये पता चलता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में
जो एफआईआर है सबसे अधिक दिल्ली में लॉन्च होता है। यहाँ ये बिल्कुल मत समझना कि दिल्ली में क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे अधिक है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन कहाँ सबसे अधिक है ये तो पता नहीं लग सकता है, बिकॉज क्राइम होना और क्राइम का लॉजिंग होना, ठीक है, क्राइम होना और क्राइम का लॉगिंग होना ये दोनों अलग अलग बात है। तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर क्राइम बहुत ही गजब लेवल का क्राइम होता है। अगर बात करें हम मणिपुर की या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तो वहाँ तो और ज़्यादा बुरा हाल है। तो क्राइम होना और क्राइम लॉज होना बिल्कुल अलग अलग बात है। तो क्राइम लॉज होने में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जो कि एफआईआर लॉज होता है उसमें दिल्ली नंबर 1 पे आ गया है पूरे इंडिया में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी, ये 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द टंडन कमेटी। ये 1986 में जब इसे बनाया गया था तो ये किसके बेसिस पे बनाया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द टंडन कमेटी, द नेशनल पुलिस कमीशन 1977 टू 1981 ये कमीशन था, नेशनल पुलिस कमीशन। दिस कमीशन इज ऑल्सो कॉल्ड टंडन कमेटी एंड द टास्क फोर्स ऑफ होम मिनिस्ट्री। तो 1986 में ये एनसीआरबी बन के हमारा तैयार हुआ था। तो काम क्या है एनसीआरबी का? तो कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डाटा एज वेल एज सर्विंग एज ए रिपोजिटरी ऑफ सच इंफॉर्मेशन टू एड इन्वेस्टिगेटर्स इन ट्रेसिंग क्राइम एंड क्रिमिनल्स। तो यहाँ पर हर क्राइम और क्रिमिनल्स का अपना एक डाटाबेस है जिसमें इन्वेस्टिगेटर्स को बहुत सारा लाभ मिलता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 2017 की बात है। द एनसीआरबी लॉन्च द नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल। ये विकिपीडिया का एक स्नैपशॉट है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ डिटेल्स, और आपको चाहें तो आप ले सकते हैं। जो अभी एजेंसी एग्जीक्यूटिव यानी कि डायरेक्टर के पोस्ट पर हैं, विवेक गोगिया, ठीक है। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू मेंटेन द नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स एनडीएसओ, और इसके अलावा पॉक्सो और भी जितने भी उस तरह के क्राइम हैं सबका डाटाबेस ये रखती है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है आईएनएस संधायक। आईएनएस संधायक ये जो प्राउड ऑफ इंडिया कह लें, ऐसे ऐसे शिप जो भी हैं, सो वी आर प्राउड ऑफ आवर साइंस एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर दैट वी आर एबल टू बिल्ड सम दिस काइंड ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट थिंग्स। ओके, सो लार्जेस्ट सर्वे वेसल इवर बिल्ट इन इंडिया, आईएनएस संधायक की बात हो रही है। तो सर्वे वेसल याद रखना, लार्जेस्ट वेसल नहीं कहा गया, लार्जेस्ट सर्वे वेसल। ये युद्ध के लिए नहीं है, ये सर्वे करने के लिए है। इवन सर्वे के अलावा अगर कभी हॉस्टैलिटी हो जाती है कहीं पर, या कहीं पर बहुत ज़्यादा कुछ डैमेज हो जाता है तो उसके लिए भी ये काम आ सकता है, ठीक है ना। कहीं पर अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो एक हॉस्पिटल की तरह भी ये काम कर सकता है। फुल्ली डिजाइंड एंड बिल्ट बाय द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जीआरएससी, ये कोलकाता के हैं ये लोग। तो इन लोगों ने ये बना के अभी तैयार किया है। फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ 4 सर्वे वेसल्स, ठीक है, ये पहला है, ऐसा ऐसा और 3 अभी बनना है। और SVLs बीइंग बिल्ट बाय GRSC। इट इज़ द री इनकारनेशन ऑफ अनदर शिप बाय दैट नेम। तो सेम नाम का एक और शिप पहले से था। द प्रीवियस वारशिप ऑल्सो अ सर्वे वेसल वाज कमीशनड इनटू नेवी इन 1981 एंड डी कमीशनड इन 2021। तो 1981 से उसने अपना सर्विस 2021 तक दिया, उसके बाद उसे डी कमीशन कर दिया गया। एंड ये जो है कि अभी हाल ही की बात है, 2 या 3 दिन पहले की बात है कि GRSE ने नेवी डे के ओकेजन पर ये आईएनएस संधायक डिलीवर किया गया इंडियन नेवी को। तो GRSE के द्वारा ये बना हुआ है। द न्यू आईएनएस संधायक एंड द रिमेनिंग शिप्स इन द सीरीज आर फार मोर एडवांस देन देयर प्रेडिसेसर्स। तो और भी डिटेल्स इसके बारे में है, एक बार देख लेना। कैन ऑल्सो अंडरटेक सर्वेज इन मेरी टाइम लिमिट्स, यहाँ तक कि जो मरीन सर्वे है वो भी ये कर सकता है। इट कैन कैरी ए हेलीकॉप्टर, पार्टिसिपेट इन लो इंटेंसिटी कॉम्बैट, अगर छोटी मोटी लड़ाई हो, कॉम्बैट हो, तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सकता है। फंक्शन एज ए हॉस्पिटल शिप। तो ये सारी बातें हैं। अब चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्लाइमेट हब। तो रिसेंटली द क्लाइमेट हब वाज फॉर्मली लॉन्च्ड 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28। हर दिन इसके बारे में बात करते हैं हम, तो उसी के कड़ी में ये हम लोग कर रहे हैं कि 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में एक क्लाइमेट क्लब को फॉर्मली लॉन्च किया गया। हालांकि इसकी जो बात शुरू हुई थी ये G7 में शुरू हुई थी इसकी बात। तो G7 का जो बैठक हुआ था उसमें ये क्लाइमेट क्लब की का जो टर्म था ये क्वाइन किया गया था। ये जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज हैं, तो इनको समझ लो कि ये क्लाइमेट क्लब
ये जो टर्म है इनको क्वाइन करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यूएई में भी ये हो रहा है 28 COP। तो इट इज लेड बाय जर्मनी एंड चिली। द क्लब हैज गार्नर्ड सपोर्ट फ्रॉम 36 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग केनिया, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड एंड अदर्स, aim to make decarbonization of industries successful for climate and happiness, business improving finance and assistance for emerging and developed economies। तो ये इस तरह की बड़ी बड़ी बातें इसमें की गई हैं। फिलहाल देखो यूएई में जो कुछ भी अभी हो रहा है, जब आप एडिटोरियल डेली डेली देख रहे हैं तो उसमें जो हमारा है एक लक्ष्य कि जो ये सेंचुरी है इसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है वो उतना ना हो, कम हो। तो उससे रिलेटेड जो भी अभी स्टेप लिया जा रहा है उसी के लिए अभी COP28 का आयोजन हुआ है दुबई यूएई में। लेकिन जो भी एडिटोरियल आप पढ़े या जो भी एक्सपर्ट ये देख रहे हैं कर रहे हैं, तो जो भी प्लेज लिया जा रहा है वो उतना कारगर नहीं है, वो उतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट क्लब की बात वहीं से आ गई है। तो इसमें क्या हो रहा है कि डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात कहा जा रहा है कि उसे सक्सेसफुल किया जाएगा। बट ऑल ऑफ अस नो कि जहाँ ये हो रहा है उस पूरे मिडल ईस्ट की बात करें हम, तो वहाँ पर तो सारे के सारे कंट्री किस पर डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर ही डिपेंडेंट है, कार्बन फ्यूल पर। सिर्फ वही क्यों, जो भी उनसे खरीदते हैं, ठीक है, जो भी उससे खरीदते हैं वो सब तो उसी पर डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कोल पर ही बेस्ड है। तो इफर्ट अच्छा है, लेकिन ह्यूमन के पास अभी उतना बड़ा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट या दूसरा ऑप्शन अभी है नहीं। तो ठीक है, ये जो क्लाइमेट क्लब है इसका काम है कि पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज का डीकार्बोनाइजेशन, यानी कि जितना कार्बन वो अभी एमिट करते हैं उसको कम किया जाए, ठीक है। इसको वो लक्षित करके, इसको गोल बना करके ये क्लाइमेट क्लब काम करेगा। इसके लिए फंड जुटाया जाएगा, इसके लिए टेक्नोलॉजी शेयर किया जाएगा। इमर्जिंग या डेवलपिंग इकोनॉमीज में कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा शेयर किया जाएगा जिससे कि कार्बन का एमिशन कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लीन एनर्जी है उसका टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा पूरे वर्ल्ड में। तो ये सब इफर्ट लगाया जाएगा क्लाइमेट क्लब में। तो देखते हैं इसमें आगे क्या क्या डेवलपमेंट आता है। इसमें 3 पिलर है, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। एडवांसिंग एम्बिशियस एंड ट्रांसपेरेंट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसी, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज, बूस्टिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप को भी इसमें बूस्ट करने की बात हो रही है। देखो ये होता तो ठीक है, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जो समस्या क्या है ना, समस्या ये है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है ये लोग अपने किसी भी टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। टेक को शेयर करते ही नहीं है, और टेक को शेयर नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो कोल से ही बिजली बनाएंगे, हम तो कोल से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। और वो अपना पेटेंट, किसी भी तरह का कोई डिस्कवरी का पेटेंट वो शेयर करने से बिल्कुल कतराते हैं। और ये भी कहते हैं कि तुम कोयला मत जलाओ। इसका मतलब उनसे सब कुछ खरीदो, और वो भी बहुत हाई प्राइस पर, और वो भी बहुत कम मिल पाएगा, पूरा पॉपुलेशन को तो मिल भी नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो कम बात कर रहे हैं और अपना कोलोनाइजेशन को जिंदा रखने का वो अपना एक तरीका खोज रहे हैं। तो ये अपने आप में थोड़ा सा कथनी और करनी में डिफरेंस आ जाता है। सो दिस वाज इट, क्लाइमेट क्लब। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, रिसेंटली एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC जो कि इंडिया का है, इसने इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA विजन 0 2023 अवार्ड उसे दिया गया है, यानी कि ESIC को। इन द रिसेंटली हेल्ड 23rd वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। सो और भी इसमें क्या डिटेल है वो देखते हैं। तो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ये है क्या, तो प्रिंसिपल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ब्रिंगिंग टुगेदर सोशल सिक्योरिटी एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और अगर बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में ही है, एट द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस में इसका, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के ही अंडर ये काम करता है, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। 1927 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी अंडर द ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये ISSA का, ठीक है। इट हैज़ ओवर 320 मेंबर इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ओवर 160 कंट्रीज। कुछ ILO के डिटेल्स यहाँ पर विकीपीडिया स्नैपशॉट से आपको दिया गया है, यहाँ देख लेना ठीक से। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट होंगो। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली।
और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किसके अंडर आता है? तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनओ के अंडर आता है, सबको पता है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और अवार्ड्स क्या मिल चुका है आईएलओ को? पहले ही एक अवार्ड मिल चुका है, वो है नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड आईएलओ को मिल चुका है, 1969 में मिला था। तो की फैक्ट्स अबाउट द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इट इज ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट बॉडी सेटअप अंडर द ईएसआई एक्ट 1948। जिसे प्राइज मिला है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ईएसआईसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आखिर है क्या। तो ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईएसआई स्कीम। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को देखना इसका काम है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द डायरेक्टर जनरल एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ईएसआईसी। The ESIC comprises members representing crucial interest groups including employers, employees, state and central governments, representatives of the parliament and the medical profession. Standing committee की बात करें तो it is constituted from among the members of ESIC which acts as an executive body. तो ये इस तरह से इसका वर्किंग स्ट्रक्चर है। फिलहाल आपको ये पता रहना चाहिए कि ESIC ने इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ISSA विजन 0 2023 अवार्ड जीता है। ठीक है, तो कहाँ पर ये हुआ था आयोजन? इसका आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 23rd वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन सिडनी। ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट ये जारी किसने किया है? तो ये जारी किया है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCT, इसने जारी किया है। कहाँ जारी किया है? तो ऑन द आउटसेट ऑफ COP28। तो UAE दुबई में क्लाइमेट टॉक्स के बीच में ही इसे रिलीज किया गया है, ग्लोबल ड्रॉट एंड स्नैपशॉट रिपोर्ट। तो ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट के बारे में ये लिखा गया है इसमें कि 70% सीरियल क्रॉप्स वर डैमेज्ड बाय ड्रॉट इन द मेडिटरेनियन। 2016 to 18 की बात करें अगर, 70% क्रॉप्स डैमेज हो गए थे सिर्फ सूखे की वजह से। 33% लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड इन साउथ अफ्रीका ड्यू टू ड्रॉट। और जितना ग्रेजिंग लैंड है, जानवरों के चरने के लिए जो लैंड था, वो भी 33% खराब हो गए सिर्फ सूखे की वजह से। 5 consecutive रेनफॉल सीजन फेलियर्स इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका caused the region's worst drought in 40 years, contributing to reduced agricultural productivity, food insecurity and high food prices, जिसके कारण आपने देखा होगा कि चैड में या फिर उधर कॉन्गो में इसके बहुत सारे पिक्चर आ रहे थे कि वहाँ पर मिट्टी के भी रोटी बनाकर खाए जा रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वाज देयर जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रॉट। ठीक है, रेनफॉल में कमी आ गया तो फिर फूड इनसिक्योरिटी आ ही गया। अफ्रीकाज ड्रॉट रिलेटेड इकोनॉमिक लॉसेस इन द पास्ट 50 ईयर्स एट $70 बिलियन। तो पिछले 50 वर्षों में, 50 ईयर्स में अगर अफ्रीका की सिर्फ बात करें तो उसने $70 बिलियन का नुकसान झेला है सिर्फ सूखे की वजह से। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ये कब ड्राफ्ट हुआ था? तो ये ड्राफ्ट हुआ था 17 जून 1994 में। ओरिजिनेटेड एट द 1992 अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में अर्थ समिट हुआ था जिसमें प्लेज लिया गया था, और उस प्लेज के अकॉर्डिंग 1994 में ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन इसे ड्राफ्ट किया गया। इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है एंड न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये वर्क करता है। इफेक्टिव फ्रॉम 26 दिसंबर 1996, रेटिफिकेशन बाय 50 स्टेट्स, पार्टीज 197। ठीक है, ये है ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट 2023, द नीड फॉर प्रोएक्टिव एक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्स, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम। मार्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। हाल ही में इसने करीब बहुत सारे गवर्नमेंट को, बहुत सारी सरकारें को, दुनिया के बहुत सारे गवर्नमेंट्स को इसने नोटिफाई किया है 127 प्लम्स के बारे में, स्पैनिंग 4 कंटिनेंट्स एंड आइडेंटिफाइड 1500 प्लम्स इन इट्स पायलट स्टेज। तो हाल ही में इसने करीब 127 प्लम्स के लिए अलग अलग गवर्नमेंट को नोटिफाई किया है, और अब तक में इसने टोटल कितना कर लिया है? तो अब तक इसने 1500 प्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। प्लम्स क्या होता है? तो देखो, सिंपल सा ऐसे समझना है कि कोई भी इंडस्ट्री है, तो जैसे ईंट का ये भट्ठा है, तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा धुआं निकलता है। तो धुआं में देखो, सिंपल अगर कोई फैक्ट्री है, ईंट का भट्टा है, तो ये धुआं कम से कम इन्वायरमेंट के लिए उतना नुकसानदेह नहीं है।
लेकिन कोई कोई फैक्ट्री होता है जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री होता है, एंड वहाँ से जो प्लम्स निकलता है तो उसमें मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मीथेन का जो उसमें कंट्रीब्यूशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे तो देखो इसे प्लूम्स कहा जाता है, प्लूम्स कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी कि इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल जो लिमिट है उससे भी अगर ज़्यादा है, तो फिर ये मार्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसको नोटिफाई करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, और उससे रिलेटेड कंपनी को या उससे रिलेटेड गवर्नमेंट को नोटिफाई करता है कि आप अपने एरिया में कुछ रेगुलेशन लाइए, और जो आपने प्लेज लिया था पेरिस क्लाइमेट कंट्रोल में, तो वो आप कुछ करके दिखाइए। आपने साइन कर दिया है कि आप मीथेन का जो एमिशन है उस पर काम करेंगे, उसे डाउन में लाएंगे, उसे कम करेंगे अपने एरिया में, अपने कंट्री में, और आपके कंट्री से ये प्लूम्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह का काम है ये मार्स सिस्टम का, दैट्स वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। तो देखो मार्स सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, तो डाटा टू एक्शन इनिशिएटिव है, mission to put open, reliable and actionable data into the hands of individuals who can reduce methane emissions। तो सिर्फ सरकारें ही नहीं, ये जो पोर्टल है ये खुला हुआ है, आप भी जाकर के लॉग इन कर सकते हैं पोर्टल पे और देख सकते हैं कि आपके एरिया से कितना मीथेन का एमिशन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो आप भी गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं कि आपने जो एक्ट बनाया है, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट बनाया है, आपने इन्वायरमेंट एक्ट बनाया है, तो फिर देश में इतना ज़्यादा मीथेन का एमिशन क्यों हो रहा है। ठीक है, हमारा तो गाड़ी अगर 15 ईयर्स हो जाए तो आप उसे कबाड़े में बिकवा देते हैं, तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट का इंडस्ट्री पे क्यों नहीं आप अब तक में कुछ मेजर्स लिए हैं। तो इस तरह की बातें एक इंडिविजुअल स्केल पे भी हो सकता है अगर ये डाटा आप एक्सेस करते हैं तो, दैट इज़ मार्स का डाटा। सो आई थिंक कि इतना क्लैरिटी आपके लिए काफ़ी है। ये COP 27 नवंबर 2022 में इसे अनाउंस किया गया था, अभी तुरंत मैंने आपको बताया। और ये किसके अंडर काम कर रहा है, तो UNEP का एक इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी। ये 2021 में G20 समिट में इसे इसे लाया गया था, इसे प्रपोज किया गया था, और वो अब काम करना शुरू कर चुका है। तो IMEO के अंडर काम करता है मार्स। ठीक है, मार्स अभी पायलट फेज में है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो समझ लो हमेशा के लिए अच्छे से लागू हो जाएगा। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। ये सैटेलाइट का यूज करता है टू स्कैन द ग्लोब फॉर मेजर एमिशन सोर्सेस एंड alerts countries and companies so that they can take methane action and accelerate progress supporting the Paris Agreement and global methane pledge। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं यहाँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, उसे आप अच्छे से देखें, एक पाउज लें, ठीक से देखें। तो ये सारा काम मार्स का है। मार्स ब्रिंग टुगेदर 4 क्रिटिकल कंपोनेंट्स टू ड्राइव ट्रांसपेरेंसी एंड एनेबल emission reductions, detection of large sources and human caused methane emissions, notification of relevant countries and companies, response from notified stakeholders। तो ये सारी बातें हैं, एक पाउच लेकर और अच्छे से इसे देख लो। 120 कंपनी, पूरे वर्ल्ड में मात्र 120 कंपनी रिप्रेजेंटिंग नियरली 40% ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। ठीक है, तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ा जो डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि देखो जो इन्वायरमेंट में जो भी क्लाइमेट चेंज आएगा उसका तो सब कोई भुगतेगा, सबको वो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन मात्र 120 कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है। इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी IMEO के बारे में देख लो। मैंने अभी तुरंत कहा कि आप उसके पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं, जिस एरिया में मीथेन का बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है वो ऐसा दिख जाएगा, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को या इंडिविजुअल को अपना एक्शन लेने का एक राइट है, वो ले सकता है। तो ये है व्हाट इज़ द इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। तो ये एक इनिशिएटिव है, एन इनिशिएटिव विच tackles the problem of methane emissions by collecting, integrating and reconciling methane data from different sources including scientific measurement studies, satellites, industry reporting through the oil and gas methane partnership 2.0 and नेशनल इन्वेंटरीज। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से देखें, पढ़ें, सीखें, एग्जाम में इसका यूज करें पॉजिटिव। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक टॉपिक है, वो भी देख ही लो चलते चलते। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज ए मेजर टू of how much heat a greenhouse gas traps in the atmosphere over a specific time period, usually 100 years compared to कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें क्या है उसे समझो ठीक से। देखो जो एयर होता है ना, एयर अगर क्लीन है तो वो फिर उतना ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा, लेकिन अगर एयर में ग्रीन हाउस गैस है तो फिर वो एयर वार्म हो जाएगा, बिकॉज ग्रीन हाउस गैस में एक टेंडेंसी होता है कि वो अट्रैक्ट करता है वार्म को, यानी कि वो गर्म होता है, सीधी सी बात है कि वो ज़्यादा गर्म होता है।
ठीक है। सनलाइट, जो सन रे आता है मतलब अर्थ के सरफेस को जो हिट करता है, तो उसमें से अच्छा खासा हीट फिर से वापस चले जाता है, दैट इज एल्बिडो इफेक्ट। लेकिन ये GHG जो है, ये इन्वायरमेंट में कहीं भी है तो ये जा रहे सनलाइट को फिर से कैच करता है, उससे टकराता है, और उससे उसकी जो वार्मथ है, उसकी जो हीट है, उसे ऑब्जर्व करके अपने पास रख लेता है और इन्वायरमेंट में बना रहता है। दैट मीन्स ये गर्म होकर इन्वायरमेंट में बना रहता है। GHG की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है। तो कहा जाता है कि यूजुअली 100 years compared to कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द रेफरेंस गैस विथ GWP ऑफ 1, सबसे अधिक माना जाता है इसे, ठीक है। अदर ग्रीन हाउस गैसेज सच एज मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड हैव हायर GWPs बिकॉज दे आर मोर इफेक्टिव एट ट्रैपिंग हीट। सॉरी, CO2 का ज़्यादा नहीं है, ये यूजुअली 100 years का मान के चला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक रेफरेंस में माना गया है 1। अगर इससे ज़्यादा हीट कोई ऑब्जर्व करेगा लाइक मीथेन, तो उसका हो जाएगा 1 से अधिक, 1.5 होगा, 1.2 होगा, जो भी होगा, और कम है तो 1 से कम होगा। तो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC प्रोवाइड्स GWP वैल्यूज फॉर डिफरेंट गैसेस। द नेक्स्ट टॉपिक पिलाटस PC-7 मैक 2। ये अपने आप में एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। यहाँ इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। जो भी कोई नया पायलट होगा तो उसके साथ एक को पायलट जो कि ट्रेंड है, वो इसके साथ बैठकर इसमें उसे ट्रेनिंग दिया जा सकता है। ये फॉरगिवेबल प्लेन होता है, फॉरगिवेबल होता है, यानी कि इसमें कुछ गलती हो जाने पर भी इसे कंट्रोल करना फिर इजी होता है। तो दैट्स वाई इसमें ट्रेनिंग के भी, जो भी पायलट हैं, जो भी ट्रेनिंग के लिए गए हैं, उन्हें ये पायलट से उड़ने के लिए सिखाया जाता है। 2 इंडियन एयरफोर्स पायलट्स वर किल्ड after their Pilatus PC-7 Mach 2 trainer aircraft crashed during a routine training sortie from the Air Force Academy at Dundigal, Telangana। तो लो विंग टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है, टेंडम सीटिंग, द कैडेट सिट्स इन द फ्रंट, द इंस्ट्रक्टर बिहाइंड हिम। तो 2 लोग होते हैं, इंस्ट्रक्टर पीछे बैठते हैं, और कंट्रोल तो इंस्ट्रक्टर के भी पास होता है। While the original aircraft has been in service since the 1970s, the Mach 2 version was introduced in the 1990s. The newer airframe and more advanced avionics. It is powered by Pratt and Whitney। तो ठीक है, उतना डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, आपको चाहिए तो ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, आप अच्छे से पढ़ लो। मैं इसको पॉज करके विकीपीडिया का एक शॉर्ट है, उसे भी देख लेना अच्छे से। तो इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्या होता है। तो ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट डिजाइंड स्पेसिफिकली टू फैसिलिटेट फ्लाइट ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स एंड एयर क्रूज। मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट आर नोटोरियसली डिफिकल्ट टू मास्टर। जैसे रफेल है, फर्स्ट कोई भी रफेल नहीं चला सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा से बुक्स में पढ़ लिया हो, या कितना भी अच्छा उसके साथ जो वर्चुअल केबिन होता है, वर्चुअल कॉकपिट में वो चाहे जितना भी चला चुका हो प्लेन को, लेकिन डायरेक्ट प्लेन चलाना इतना आसान नहीं होता है। सो दे मस्ट फर्स्ट बी ट्रेन टू ऑन अदर मोर बेसिक एयरक्राफ्ट। तो यही बेसिक एयरक्राफ्ट में इसकी गिनती होती है। पिलाटस PC-7 मैक 2 1990s में इसे किया गया था इंट्रोड्यूस इंडियन एयरफोर्स में। दे आर ऑल्सो मच चीपर, अलाउइंग एयर फोर्सेज टू बाय देम इन बल्क टू ट्रेन कैडेट्स। ओके। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। Recently, President of India advocated for all India judicial services to enhance diversity in the judiciary by increasing representation from marginalized social groups। ठीक है। तो ऐसा प्रेसिडेंट का कहना था कि जो मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में, यानी कि जुडिशियल सर्विस में नहीं हो रहा है। जो अभी की हालत है उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा स्टेक होता है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अभी नहीं है। तो प्रेसिडेंट का कहना है, प्रेसिडेंट ने एडवोकेट किया है कि ये इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इट इज़ ए प्रपोज्ड सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम फॉर जजेज एट द लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेज एंड डिस्ट्रिक्ट जजेज अक्रॉस ऑल स्टेट्स। AIGS aims to centralize the recruitment of judges similar to the UPSC मॉडल। तो ये सारी बातें भी प्रपोज्ड है, अभी आया कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं, पहले ये देख लो। आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ AIGS similar to central civil services upon a resolution by the Rajya Sabha supported by at least 2/3 of its member। तो राज्यसभा में अगर एक रेजुलेशन लाया जाए और उसमें से 2/3 मेंबर्स जो अगर उनको
इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर दें तो फिर ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की शुरुआत की जा सकती है। हाउएवर आर्टिकल 312(2) states that the AIGS cannot include any post inferior to that of a district judge। तो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे का कोई भी पोस्ट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के द्वारा केंद्र सरकार रिक्रूट नहीं कर सकती है। ये भी 312 के सेक्शन 2 में ही लिख दिया गया है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हैं आगे। तो कुछ और प्रोसीजर्स हैं कि करेंटली कैसे रिक्रूट किया जाता है। देखिए, करंट सिस्टम जो काम करता है वो आर्टिकल 233 और 234 पर काम करता है। ग्रांटिंग स्टेट्स द ऑथोरिटी ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेज मैनेज्ड थ्रू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट, सिंस हाई कोर्ट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशियरी इन द स्टेट। तो अभी ऐसे ही चल रहा है। 233 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेज, 234 डील्स विद द रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेज टू द जुडिशियल सर्विस। तो ये सारी बातें हैं। एक पॉज लेकर जब तक आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे अपने से, तब तक सुन के कुछ नहीं होने वाला है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। मेहनत तो आपको करना होगा क्योंकि गोल आपका है। इंदर कुमार गुजराल की बात करते हैं। हाल ही में उनका 11th डेथ एनिवर्सरी मनाया गया है। टू द प्रीकर्सर ऑफ गुजराल डॉक्ट्रिन, आई.के. गुजराल। तो गुजराल डॉक्ट्रिन देने वाले थे आई.के. गुजराल, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल माना जाता है अगर इंडिया की बात करें तो गुजराल डॉक्ट्रिन जो उन्होंने दिया था। द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ बीन मार्क्ड ऑन नवंबर 30 को उनका 11th डेथ एनिवर्सरी मनाया गया। ही वॉज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। उससे पहले वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे थे 1996 से 1997 तक। डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर, गुजराल फर्मली रिफ्यूज टू साइन द CTBT ऑन अक्टूबर 1996। तो CTBT पर इंडिया ने हस्ताक्षर नहीं किया था और इंटरनेशनल प्रेशर इतना था कि शायद कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद झुकना पड़ता, लेकिन उन्होंने ऐसा साइन नहीं किया। उनका अपना तर्क था और वो तर्क बिल्कुल सही भी है। बिकॉज हम टेस्ट बैन कैसे कर लें जब हमारा पड़ोसी चाइना हो, तो फिर हम कैसे टेस्ट बैन कर लें। तो इस तरह की बातें थी। खैर, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ। द गुजराल डॉक्ट्रिन डिलिनिएटेड इट्स अप्रोच टुवर्ड्स इंडियाज नेबर्स विच लेटर कम टू बी नॉन एज गुजराल डॉक्ट्रिन। तो गुजराल डॉक्ट्रिन ऐसा था कि जो अप्रोच इंडिया अपने नेबर के साथ पहले से रखता आ रहा था, या इंडिया से ऐसा उम्मीद करता था, या इंडिया के बारे में ऐसा शक करता था पूरा दुनिया, उसको बिल्कुल इन्होंने चेंज कर दिया। देखो होता क्या है, इसको ऐसे समझाना चाहता हूँ मैं आपको कि सपोज कोई बड़ा सा कंट्री है, तो उसके आसपास छोटे छोटे कंट्री हैं। तो सब कंट्री हैं, ठीक है ना, सारे के सारे कंट्री ही हैं, लेकिन यही कि ये छोटा है। छोटा होने के कारण ये थोड़ा वीक है, ठीक है ना, इसके पास स्ट्रेंथ उतना नहीं है जितना इसके पास है। तो वहाँ पर तब क्या होता है, जनरली ये समझा जाता है कि ये जो है अपने नेबर्स पर डोमिनेटिंग अपना इफेक्ट रखेगा। ये चाहेगा कि हम इस सबके डोमिनेट करें, जो कि चाइना करता भी है साउथ चाइना सी के सारे कंट्री के ऊपर। ऐसा वो अपना डोमिनेंस रखता है। तो ये मान के चला जाता है कि यहाँ पे मछली वाला नियम लगता है। ये सब पॉलिटिकल साइंस की बातें हो जाती है। तो ये मान के चला जाता है कि बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, तो इसका हित का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है। लेकिन गुजराल ने कहा कि नहीं, गुजराल का जो डॉक्ट्रिन है उसने कहा कि नहीं, हम प्रॉपर रेस्पेक्ट के साथ काम करेंगे। भले ही वो छोटा है, भले ही वहाँ लोग कम हैं, लेकिन चूंकि वो एक सिंस वो एक कंट्री है, ठीक है, तो वो एक कंट्री है और हम भी एक कंट्री हैं, ठीक है। वो भी एक कंट्री है और हम भी एक कंट्री हैं। तो कंट्री कंट्री के साथ जैसा रिलेशन होना चाहिए डिप्लोमेटिक रूप से, वही होगा, ठीक है ना। कहीं से भी किसी तरह का कोई सबऑर्डिनेशन डोमिनेंस हम अपनी तरफ से नहीं दिखाएंगे। किसी भी तरह का डोमिनेंस हम उन पर नहीं दिखाएंगे। हम उनको एकदम कंधे से कंधे बराबर रिस्पेक्ट देते हुए काम करेंगे। और समय का डिमांड भी तो यही था, ठीक है ना। अगर कोई बहुत बड़ा चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट का घर हो, उसके पास किसी की झुग्गी झोपड़ी हो या किसी की छोटी सी दुकान हो, और सामने कोई बहुत बड़ा शोरूम है, तो शोरूम वाला कभी कभी सोचता है कि मैंने इतना अच्छा शीशा लगाया है, ये लगाया है, आगे गार्डन लगाया है, लेकिन सामने ये एक छोटा सा ठेला वाला क्या कर रहा है, एक छोटा सा पान का गुंडी यहाँ क्या कर रहा है। तो ये चाहता तो था पहले कि ये हट जाए, लेकिन और ये भी उन्हें थोड़ा सा हॉस्टाइल निगाहों से देखते थे ये लोग भी। लेकिन समय बदला, अब इनको भी समझ में आता है कि ये हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो
लोग हैं वो आते हैं, इनके कारण रुकते हैं, वो भी हमारे शोरूम में आ जाते हैं, तो कुछ तो लाभ हमें हो रहा है। और इनको भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर शोरूम है, ये अपने शोरूम के लिए बहुत बड़ा बड़ा सिक्योरिटी रखे हुए हैं, और इनके सिक्योरिटी के कारण चोर खुलेआम हमारे दुकानों में भी चोरी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों का भला हो रहा है। तो दोनों का जब भला हो रहा है तो दोनों साथ साथ क्यों ना ठीक से रहें। तो इस तरह से दुनिया चलती है और आगे चल रही है, और यही गुजराल का डॉक्ट्रिन का एक सार है। आप चाहें तो इसे पाउच करके पढ़िए। नन विल इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर। कोई भी एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देगा। मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। नेशन विल सेटल ऑल देयर डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल बायलैटरल निगोशिएशंस। ये सारी बातें इन्होंने दिया। हालांकि इनकी जो भी बातें थी, पाकिस्तान के केस में कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से इंडिया की जो नरमी है वो इन्हीं के कारण रही, और ये अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान के केस में। खैर जाने दीजिए, डॉक्ट्रिन में कोई कमी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की ही किस्मत फूटी है। ठीक है, क्योंकि गुजराल डॉक्ट्रिन से फ़ायदा तो पाकिस्तान का ही था, बेनिफिट पाकिस्तान को ही मिलने वाला था। खैर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जीडीपी ग्रोथ सरप्राइज। तो इंडिया ने फिर से सरप्राइज किया है। मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अपना एक लेटेस्ट डाटा रिलीज किया है, अकॉर्डिंग टू विच द जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रो बाय 7.6% इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023-24, कवरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई टू सितंबर। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जीवीए टोटल की बात करें, देखो इंडिया में हम जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो जीवीए के ही फॉर्म में करते हैं। तो जीवीए क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि आपस में आप लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है या फिर नॉलेज है उसका कुछ इम्प्रूवमेंट हो। सो एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे सेक्टर में आप देखेंगे कि कुछ गजब का ही उछाल आया हुआ है। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया। Okay, so India's economy in Q2 witnessed a decline in agriculture, a surge in manufacturing, and a slowdown in service sector. Not only is this a fairly impressive level of economic growth, it also beats all market expectation. तो मार्केट एक्सपेक्टेशन को इंडिया ने बीट करके रख दिया है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे हाल ही में एग्जिट पोल को लोगों ने बीट कर दिया था 3 राज्यों में। द रिसेंट क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ हैज ट्रिगर्ड अ flurry of upward revisions in the GDP forecast for the full financial year. Okay, global initiative for academic networks. After an 8-year journey, including a brief pause during COVID, the Ministry of Education is preparing to resume the 4th phase of the Global Initiative of Academic Networks, GIAN. ठीक है, तो इसमें होगा क्या? This initiative aims to bring distinguished scholars worldwide to teach at Indian University. तो वर्ल्ड वाइड जो भी अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं वो इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाएँ, उसी को लेकर के ये एक प्रोग्राम, ये एक इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है। 352 एकेडमिशियंस, न्यू पेडागोजिक मेथड्स, 352 यूनिक कोर्सेज, 38 कंट्रीज, 13 डिसिप्लिन, 68 नेशनल इंस्टीट्यूट, रेपुटेड इंटरनेशनल फैकल्टी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। सो launched in 2015, the primary objective of the GIAN scheme is to provide an opportunity for students and faculty to interact with the best academic and industry expert from all over the world. तो ये इम्पोर्टेंट सा एक टॉपिक हमारे सामने से आया है। मंकी पॉक्स, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC has witnessed a significant increase in monkeypox cases with 12,569 suspected cases and 581 deaths reported from January to November. तो ये बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में, 581 डेथ, 12,569 सस्पेक्टेड केसेस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंकी पॉक्स caused by monkeypox virus MPXV is a viral zoonotic disease endemic in densely forested regions of West Central and East Africa. Symptoms क्या है? Rash resembling chicken pox accompanied by fever, malaise, headache. Smallpox, unlike smallpox, monkeypox exhibits early lymph gland enlargement. तो ये lymph gland में enlargement कर देता है। There are no specific treatment or vaccine available for monkeypox infection. In the past, the anti-smallpox vaccine, once 85% effective, is no longer widely accessible. तो ये सारी चीज़ें अब हम देख पा रहे हैं इन्हें। So this was the topics for today. Thanks for watching.
अब सेशन एंड हो गया है, सो थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है. इफ़ यू रियली लाइक द सेशन देन प्लीज़ टैप ऑन द लाइक बटन, प्लीज़ कमेंट. I can't tell you in words that how much this encouraged me. So if you want this session continuously regularly, then please tap on the like button and please share, subscribe and comment. Thank you so much. See you in the next session.